अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें भारत से ज्वाइन किया है कर्नल शैलेंद्र सिंह ने। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। और थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जय से हिंद। और पाकिस्तान से हमारे साथ हैं जी ब्रिगेडियर सईद नजीर साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आपने भी ज्वाइन किया। आज जी हम बात करेंगे जरा अफगानिस्तान की कि अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें पाकिस्तान का क्या रोल है। साथ ही इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं उन्होंने मुलाकात की है तालिबान के साथ। तो एक तरफ तालिबान को टेररिस्ट कहा जाता है और दूसरी तरफ भारत उसके साथ मुलाकातें कर रहा है और मीटिंग्स हो रही हैं। तो किस तरह से हमारे गेस्ट इस चीज को देखते हैं। और उससे आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम बात करेंगे एफएटीएफ की कि क्या होप्स नजर आ रही हैं और क्या पाकिस्तान को करना चाहिए। तो हम कर्नल साहब से भी पूछेंगे कि वो क्या एडवाइस करते हैं पाकिस्तान को, और ब्रिगेडियर साहब से भी पूछेंगे कि पाकिस्तान आखिर कहाँ स्टैंड कर रहा है और उसमें से निकलने का क्या हल है। हम लोग शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का दोबारा से कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ चलूंगी। अफगानिस्तान की क्या समझते हैं कि सिचुएशन है अभी, और उसमें पाकिस्तान क्या हेल्प कर रहा है और साथ ही जो तालिबान के साथ मुलाकातें चल रही हैं इंडिया की, उस पे थोड़े से जो पॉलिटिशियंस हैं यहाँ के कुछ नाराज भी नजर आ रहे हैं। तो क्या हमें हक है कि हम किसी को रोक सकें किसी से मिलने में? शुक्रिया कर्नल शैलेंद्र। गुड आफ्टरनून। जय हिंद सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। बात तो ये है कि जो अफगानिस्तान में हो रहा है और जो मारूजी हालात है और वहाँ पर जिस तरीके से अनफोल्ड हो रहा है, हम देखते दोहा प्रोसेस को, अफगान डायलॉग को, और दूसरी तरफ देखते हैं ज़मीनी हक़ाइक़ को। कुछ डिस्टर्बेंस है, कुछ वरीज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो कि खित्ते में प्रिवेल कर रहे हैं। और उस चैलेंजेस का अगर अफगानिस्तान को टर्नल कन्फ्लिक्ट और वहाँ पर जो सिविल वार की तरफ जो हालात जा रहे हैं, वहाँ को एक इम्प्लोजन होने वाला है। अगर दोहा प्रोसेस या डायलॉग जो हो रहा है वो कामयाब नहीं हो सके तो मेरे ख्याल में कि फिर खित्ते के लिए और खुसूसन पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के नेबर्स के लिए सिचुएशन या जो खित्ते के अमन अमान है उस पर बड़े बुरे असरानाक असर पड़ेंगे। सबसे पहले बात तो ये होती है कि पाकिस्तान पहले भी उस इम्प्लोजन को देखा है जबकि स्वीडन आया और अभी तक उनके तकरीबन 2.5 मिलियन से ज्यादा पाकिस्तानी तक आबाद हैं। और दूसरी तरफ पर जो उनका असरात थे, जिस तरह कल्चर था या ड्रग का कल्चर था, या इसके अलावा बाकी हमारे यहाँ जो एक किस्म की इकोनॉमी ग्रोथ होने लगी, फिर जो इंटेलिजेंस एजेंसीज उनमें घुस गए के जरिए मुख्तलिफ अहदाफ को हासिल करने लगे। फिर तीसरी बात यह आ जाती है कि जब सोवियत यूनियन चला गया तो एक जब पाकिस्तान कह रहा था कि वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट होना चाहिए, को बेशक आप थोड़ा डिले कर, लेकिन सबसे पहले वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट बना ले ताकि ये आपस में न लड़े और जो भी उनका हिस्सा हो बकदर जुस मिले और उसके बाद ताकि, लेकिन वो नहीं माना गया और उसके सारे जो बुरे असरात थे वो पाकिस्तान ने से लिए, इसलिए कि अमेरिका का अगर डॉलर था या इसके पीछे उनका जो बयानिया था कि सोवियत यूनियन उनका दुश्मन था या वो जो कोल्ड वॉर उसमें वो बदला चुकाना चाहते थे। लेकिन अब अमेरिका आया तो मैं ये समझता हूँ कि जितना अमेरिका तुंदी के साथ और गुस्से के साथ आया था, लेकिन उस वक्त पाक में इतने मतलब है कि सिक्योरिटी के चले या इसके अलावा कल नेचर के जो अभी जो हो रहे थे, जो आपस में कंसल्टेशन हो रही है, जो हो रहे हैं जो डिप्लोमेटिक वर्चर्स हो रहे हैं, और फिर पाकिस्तान पर तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऊंट के गुमे में घुसने का था वो इतना नाक नहीं था, जबकि ऊंट के अभी खेने से निकलने का है, क्योंकि अभी वहां ले साथ ले, अगर वो खेमा साथ ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि इट इज ए
एक वार की तरफ बढ़ रहे हैं और वो सिर्फ तौर पर उस के लिए पाकिस्तान अब बहुत वरीड है। और आज भी जो ब्रीफिंग हुई है पार्लियामेंटेरियन को, तकरीबन पार्लियामेंटेरियन थे, इसके अलावा जितने भी एजेंसीज और इसके अलावा अस्करी क़ियादत थी, वो उन सब के प्रेजेंस में दूर पर प्राइम मिनिस्टर किया और उनके जो थे ISI के साथ, इसके अलावा आर्मी, नेवी और जितने स्टेक होल्डर है सिक्योरिटी, उनके साथ फिर पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका के अस्करी क़ियादत या उनके बरतानिया यूरोपियन यूनियन की अस्करी क़ियादत, वो और बात है कहना कि उनके जो है रिप्रोचमेंट है या वो जो पाकिस्तान से कुछ मनवाना चाहते हैं। और तीसरी बात ये कि जिस तरीके से अफगानिस्तान की क़ियादत या उनके जो हाई पीस कौंसिल अब्दुल्ला है या उनके सिक्योरिटी एडवाइजर मुहिब है या अतमार है जो वजीर खारजा, अब जिस तरीके से अमेरिका गए वहाँ पर पाकिस्तान पर सारे इल्ज़ामात और सारे जिम्मेदारी करार देना, दूसरी तरफ पर जो कमांड के जो जनरल में वो भी पाकिस्तान को एक तरफ से थ्रेट की आइडेंटिफिकेशन और दूसरी तरफ पर बेसिस का कॉरिडोर्स का मांगना, फिर में रहना अफगानिस्तान से निकल रहे हैं लेकिन खित्ते से नहीं निकल, अफगानिस्तान के लिए भी बजट में पैसे रखना, पाकिस्तान के लिए भी रखना, तो जाहिर है कि एक बहुत गेम का एहतिताम नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल में कि एक गेम की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल सही। शुरुआत में जी ये शुरुआत पूरे लिए ये सरतान का मतलब मसला नहीं, ये पूरे खित्ते का मसला है और इसको खित्ते का मसला समझ इसकी तरफ जो गेम स्पॉइलर है उनके हाथ को ले या तोड़ दे, तो ख्वाह वो अफगानिस्तान के अंदर है ख्वाह उसके बाहर है। दूसरी बात कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक अप्रोच अडॉप्ट करे, या गेम स्पॉइलर या फ्यूलिंग द फायर वाला अप्रोच कोई भी अडॉप्ट, और तीसरी तरफ ये है कि सब कलेक्टिविज्म दे, खित्ते में अमन आएगा। अगर कलेक्टिव नहीं कि ये बेबी तो उनको मिल गया, वो उसको नर्स करेगा और संभालेगा, होगी। और चौथी बात कि इसमें पॉलिटिक्स या इसमें अपने जो उनका है उनको अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ या किसी भी के साथ हल कर न करें। बिल्कुल सही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की सी आवाज रिपीट हो रही है। कर्नल साहब आपको लग रहा है? जी बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है, वो इको कर रही है। इसको अब देख लें। अब लग रही है सर थोड़ा 2-3 लाइन बोलिए। Hello, am I audible now? And it's okay. Now it is okay. हाँ, इट इज ओके। खैर, हम ठीक है, हम उसी से आगे बढ़ते हैं। जी कर्नल साहब, आपने बात सुनी ब्रिगेडियर साहब की, आप क्या एग्री करेंगे उनसे कि ये सब कुछ सिचुएशन है अफगानिस्तान में, इसमें इंडिया का क्या रोल है और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो मीटिंग्स कर रहे हैं वो कहाँ आप समझते हैं स्टैंड करती है? आरजू जी, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में डाला है हमें नजीर साहब के साथ, और मैं आज पहली बार आपको दरखास्त करूंगा कि आप अपने आप को करेक्ट करना शायद पसंद करें। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज एग्री करते हैं या नहीं करते, दीज आर व्यूज। वो अपने व्यूज अपने कंसिडर्ड एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। मैं हो सकता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, टू दी एक्सटेंट अगर मैं पाकिस्तान का सिटीजन होता तो मैं क्या सोचता। सो देयर इज मेरे को नहीं लगता कि हमारे बीच में कभी भी डिस्प्यूट होना चाहिए एग्रीमेंट का। शैलो आर दोज माइंड्स हु हैज टू लुक फॉर एग्रीमेंट, सो आई डोंट लुक फॉर एग्रीमेंट एट ऑल। आप अपना सोच रखें, मैं अपना सोच रखता हूं। जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, हिस्टोरिकली चाहे आप यूएसएसआर ले लीजिए पुराना या आप यूएसए ले लीजिए, ये दोनों सुपर पावर और द सो कॉल्ड थर्ड सुपर पावर चाइना जो चलने को तैयार है, इन्होंने अफगानिस्तान में आना और बाहर जाना अपनी पसंद से किया था। ना पाकिस्तान से परमिशन मांगी थी,
ना इंडिया को भागीदार बनाया था कि हाँ जी आप और हम मिलकर ये डिसाइड कर। सो उनका अगर डिसीजन उनकी इंडिपेंडेंस से था, मुझे लगता है पाकिस्तान और इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हमारी अपनी डिसीजन होनी चाहिए, हमारी अपनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज आप और हम कुछ थोड़ा ज्यादा यूएसए और यूएसएसआर को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझते हैं और उस चक्कर में आकर हम उनकी लड़ाई में पड़ना चाहें, ये मुझे लगता है अच्छी मैच्योरिटी नहीं होगी, आपकी कंट्री से रिलेटेड आपकी पेट्रियोटिज्म नहीं होगी, क्योंकि आप दूसरे का फायदा कर रहे हैं। लेकिन इसको कहने के बावजूद मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि आज पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इन्वॉल्वमेंट वॉलंटरी होना चाहिए, कंडीशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। एंड अगर कंडीशन आपने लगानी हो तो सिर्फ ये लगनी चाहिए कि पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान क्लेम करता है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में क्लेम करते हैं कि आप भी टेररिज्म से बहुत ज्यादा अफेक्टेड हैं और वो भी तालिबान वालों से, तो आपका पूरा फर्ज बनता है कि तालिबान किसी भी तरह से अफगानिस्तान को कंट्रोल ना करे, उसको एक टेररिस्ट स्टेट ना बनने दे। ये आपका फायदा है, इंडिया का फायदा है, क्योंकि हमने देखा कि हमने भी तालिबान का कुछ पार्ट ऑफ टेररिज्म, चाहे हम पाकिस्तान को ब्लेम करें या किसी को भी ब्लेम करें, लेकिन वो हमारे तक आया। साथ ही साथ तालिबान का टेररिस्ट एंगल पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान और इंडिया एक जिम्मेदार पोजीशन ले कि यस, तालिबान को कंट्रोल करना जरूरी है। और एक बात बता दूं मैं आपको, इंडिया पाकिस्तान के डिफरेंसेस 70 साल से चल रहे हैं, फिर भी बात होती है। इंडिया और चाइना का एस्केलेटेड डिफरेंसेस पिछले 1 साल से चल रहे हैं, हाईएस्ट एस्केलेशन, फिर भी बातचीत चल रही है। सो अगर किसी का डिफेंस या किसी का फॉरेन मिनिस्टर कहीं कोई बात कर रहा है, टेक इट, ये अच्छी बात है। लेकिन ये बात जब तक अच्छी है, जब तक, आपके लिए आज मैं कह रहा हूं कि इट शुड नॉट बी टारगेटिंग पाकिस्तान। हमारी कोई भी बात तालिबान से होती है, इट शुड नॉट हैव अ एंटी पाकिस्तान एजेंडा। और मैं आपको बड़े विश्वास दिला सकता हूं इस बात पर, चाहे हम किसी को कितना ब्लेम कर ले इंडिया को, इंडिया एंटी पाकिस्तान होने से फायदा नहीं है, हमें कोई फायदा नहीं होता। एक बात बताइए, मतलब आप तो थोड़ी देर बाद बात करेंगी एफएटीएफ से रिलेटेड, व्हाई विल वी वांट पाकिस्तान टू बी ब्लैक लिस्टेड, ये बात हम करेंगे। लेकिन अभी हम बात तालिबान की कर रहे हैं। तालिबान पाकिस्तान, इंडिया और पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है। पाकिस्तान और इंडिया की मॉरल जिम्मेदारी है कि वो इसमें जरूर पार्ट ले और इसका एक अच्छा सॉल्यूशन निकाले कि किसी भी तरह तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर गवर्नमेंट ना बना ले, अपनी टेररिज्म को स्प्रेड ना करे। क्योंकि आप जितनी कोशिश कर लेना, ये आग आपके घर में भी आएगी। सो इट इज इन इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया टू कम आउट विद स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल डिसीजंस रिलेटेड टू तालिबान एंड अफगानिस्तान। लेकिन साथ ही साथ मैं ये जरूर कहूंगा, इट शुड नेवर बी अंडर द प्रेशर ऑफ यूएसए। यूएसए के प्रेशर में हम काम नहीं करेंगे। हम जिम्मेवार फील करते हैं, हम थ्रेटन्ड फील करते हैं, इसलिए करेंगे। हम अपने लोगों की खुशहाली के लिए करेंगे, हम अपने देश से टेररिज्म को खत्म करने के लिए करेंगे। और अगर एक एंगल हमें लगता है कि तालिबान का है, तो हम उसके पास जाकर बात करने के लिए राजी होने चाहिए। उसको कंट्रोल करने की हमारे में पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जरूरत पड़े तो वर्ल्ड फोरम पर हम एंटी तालिबान स्टैंड ले पाने चाहिए। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जहाँ पे जरूरत हो वहाँ इंडिया पाकिस्तान को एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। सिर्फ हमें ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम दूसरे को नीचा दिखा दें, बल्कि हम जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे हमें सपोर्ट करना चाहिए, वहाँ पे सपोर्ट भी होनी चाहिए। और ये चीज नजर भी आनी चाहिए, इसलिए कि बहुत साल हो गए इसी तरह से हमें एक दूसरे से लड़ते हुए। हम वही एफएटीएफ की तरफ चलेंगे। और ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं कि आखिर पाकिस्तान
किस तरह से निकल सकता है FATF से, क्योंकि वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है और बात यही हो रही है कि कुछ दिन के बाद अगर ना कुछ एक्टिविटीज की इन्होंने परफॉर्मेंस शो ना की, रिजल्ट ना दिखाया, तो ब्लैक में भी जा सकते हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल है। और जब हम इसको इधर में देखते हैं कि दुनिया के आखिर स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और दूसरी तरफ पर देखो कि अगर दुनिया स्टैंडर्ड्स नहीं है तो वहां पर डबल स्टैंडर्ड्स तो जरूर हैं। ये कौन सा पर्चा है और एग्जाम है कौन से लैंग्वेज में और किस मार्क्स के तहत, कि जिसमें 95% मार्क्स ले फेल होता है, जिसमें सारे सवाल लाओ और जिसमें सवाल का अगर जवाब कुछ कम और अमल भी हो रहा और उसके बावजूद उसको फेल कराया जाए फिर उसको अगले एग्जाम के लिए, तो एक तो इसकी उम्र बढ़ती है। दूसरी बात ये है कि वो भी आखिर अगर इतने लंबे सवाल हर कर और पॉजिटिव जवाब था, उस्ताद उसको पास ही नहीं कर रहा है, या जो पैनल है उनमें पता नहीं क्या चीज है कि हर दफा एक नया माइलस्टोन, एक नया गोल पोस्ट, और वो एक्सपेक्ट करते हैं अल्लाह भाई बेटा 6 महीने मजीद तैयारी कर लो, वो पिछले भी याद कर लो सिलेबस, और ये नया सिलेबस जो दे रहे हैं ये भी याद कर लो। तो एक तो बहुत सारी इसमें आउट ऑफ कोर्स हैं। ये एक कि जो एग्जाम का तरीका वो एग्जाम करता है कि किस तरीके से उस जो जवाब उनको दिया जाता है वो जवाब को मान भी और फिर कहता है कि नहीं, और सवाल भी मेरे जहन में था जो कि मैंने पर्चे में जाहिर नहीं डाला था, अब उसको भी मैं पूछना चाहता हूँ। तो मैंने ये मिसाल इसलिए कि 27 में से 6 पॉइंट पाकिस्तान उस पर चुका एग्री कर चुका, कानूनी कर चुका, उसके जितने भी अपने कवानीन थे या इसके अलावा रिजीम्स वो इन्फोर्स करा दिए, लेकिन फिर भी नहीं आपके पास जो जुडिशरी सिस्टम है वो स्लो क्यों इस तरह करता है। अब ये हक किस मुल्क को किस दिया है कि तुम अपनी जुडिशरी को में कड़ा कर दो, या तो वहां पर माशाल्लाह वाला कानून ले आओ, वहां पर डेथ स्क्वाड बैठा दो, या जो हम कहते हैं वही उनसे करवा लो। ये हो सकता जाहिर है कि जुडिशरी भी हमारा भी मसला है, हल सलाए और रफ्ता ये चीजें तय हो जाती है, उससे हमें तकलीफ है कि हम एक मुकदमे में 50 लग रहे हैं। हमारा एग्जीक्यूशन में या जो बाकी सिस्टम है वो बहुत स्लो है। तीसरी बात ये है कि हमारा प्रोसिक्यूशन या इसके अलावा जो एविडेंस सिस्टम है, हर मुल्क में कानून के तक पूरे करने होते हैं, उसको एक टाइम चाहिए, मुल्क में भी। लेकिन कहना चाहता हूँ इसके अहदाफ सिर्फ टेक्निकल नहीं है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग नहीं है, ये सिर्फ इसका रास्ता नहीं रोकना है। सबसे जन्नत जो इलीगल मनी का है वो स्विट्जरलैंड, वो इंग्लैंड है, क्योंकि हमारे मनी लॉन्ड्रिंग वहां पर होती है। आप कनाडा को देख लो, आप बाकी मुल्कों को देख लो, अंडरवर्ल्ड कहां पर नहीं चल रहा है, बिलियंस एंड बिलियंस की अंडरवर्ल्ड की चल रही है। खुद मेरे ख्याल में पड़ोसी में भी देख लो, वहां एक मनी इस तरीके से अभी जो वो यूरोपियन क्रॉनिकल आए कि उसमें कितने इवन इंडिया गए था कि तकरीबन 87 बैंक्स थे, फिर हजारों ट्रांजैक्शन थे। इसी तरह पाकिस्तान के भी, इसी तरह बाकी अफगानिस्तान के कौन से ऐसा बिल्कुल फुल प्रूफ निजाम के वो तो भाई वहां पर कि कितनी मतलब है कि टेररिस्ट के अलावा बाकी चीजें होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पॉलिटिकल एक फोरम बन चुका है, और ये जिस तरीके से सैंक्शंस लगाते हैं, इट इज इक्वल टू द टूल जो कि पहले जो G7 थे उन्होंने इसको बनाया था, इसलिए कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इनके पास कॉलोनीज नहीं रही और वो रफ्ता आजाद होने लगी, तो इन्होंने कहा एक नया टूल इंट्रोड्यूस करो, और वो नया टूल जो था उसमें सारे ये कॉलोनियल पावर्स थे, और वो कॉलोनियल्स के पावर के बाद अब इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है
आवाज नहीं से आ जो रही है सर। जो नजरिया है वो अभी तक वही चल रहा है। जहां तक आते हैं इस बात का कि जो अफगानिस्तान में, जो मैंने उसका जवाब नहीं दिया कि फॉरेन मिनिस्टर इंडिया का उन्होंने तालिबान के साथ कुछ रिप्रोचमेंट किए, पहले भी इस किस्म के शुनीद थे और उनके जो एम्बेसी के हद तक या उनके जो सेकंड चैनल थे या आप कहते हैं साइलेंट डिप्लोमेसी के तहत वो कर रहे थे, रिप्रोच कर रहे थे तालिबान को, इसलिए कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जिसने उसको सबसे बड़ा दुश्मन समझा था वो अमेरिका था और हाथी के पांव में सबका पांव वाली बात थी। वहाँ वो पाकिस्तान था, इंडिया था, ये सारे उसके साथ थे, यूएन उनके साथ था। अब वही अमेरिका ने उनके साथ मुआहदा कर लिया। आप उसको टेररिस्ट कहे, आप उसको जो भी कह दे, लेकिन हम तो पहले भी ये कह रहे कि टेररिज्म की कोई तारीफ नहीं है। आज जो आप उसको टेररिस्ट कहते हैं, हम उसको फ्रीडम फाइटर कहते हैं, आप उसको कुछ और नाम देंगे, कोई दूसरा और नाम दे। एक बात, दूसरी आ जाती है कि अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले जो की डिप्लोमेसी थी वो चाइना वो ईरान या इसके नेटरीज या इसके अलावा टर्की या रशिया के साथ या अमेरिका के साथ बड़ी स्विंग में, पूरे स्विंग में चल। इसमें लेटेस्ट एंट्रेंट है। अब इनको बहुत ज्यादा टाइम लग इस रिप्रोच को मैच्योर करने में। कोई इतराज नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान में इंडिया ने कोई 2 कौंसलेट पिछले साल बंद कर दिए हैं। उसके जाहिर है उनके कोई बात होंगे मेरे ख्याल में कि उनको नजर आ रहा था कि अफगानिस्तान के हालात इधर जा रहे हैं। शायद ये एक बात ये है कि पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो मेरे ख्याल में कि जब पाकिस्तान ने हुलतकारी की और उसके पाकिस्तान का सबसे बड़ा वो पाकिस्तान पर आए तो एक नेबर्स को अकेला छोड़ना या कोई भी अगर गेम स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, ये मेरे ख्याल में कि पूरे इलाके के लिए खतरा होगा। ये पाकिस्तान तक सिर्फ नहीं रहेगा, कंटेन नहीं रहेगा। यहाँ का जो असरात होंगे वो फ्रंटियर्स होंगे और ट्रांसजनल होंगे। और इसको बड़े मतलब है कि कैनवस पर देखना चाहिए, इसको लिमिटेड कैनवस पर देखना चाहिए। हाँ, पहले भी में था, निकल गया, फिर ग्लेडिस में है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इतना ज्यादा सीरियस को इसको नहीं लेना चाहिए। ये इन डबल स्टैंड टू हेल्प विद मेरे ख्याल में कि अपना मफादात, अपने खुद का ख्याल रखें, अपने मफाद में तो करना। ठीक, बिल्कुल। क्या कहेंगे कर्नल साहब आप कि इसको किसी बड़े कैनवस पे देखना चाहिए या पाकिस्तान को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वैसे तो यही कहा जा रहा है कि ये चीज काफी प्रॉब्लम दे सकती है पाकिस्तान को। और आपने मतलब ब्रिगेडियर साहब की भी बात सुनी, लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मजबूत पड़ोसी ही जो है वो अच्छा रहता है दूसरे नेबर के लिए? तो पाकिस्तान अगर इस प्रॉब्लम में रहा तो ये भारत के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि हमारा वो डिस्कशन अफगानिस्तान वाला, एक लास्ट लाइन रह गई, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा। हेल विद यूएसए, हेल विद अफगानिस्तान, हेल विद द वर्ल्ड। आपको पाकिस्तान और मुझे इंडिया को वो करना है जो हमें सूट करता है, जो हमें ठीक दिखता है, जो हमारे लिए एडवांटेजियस है। This is my one line reply to anything and everything. अगर हमें सूट करता है हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। Now coming to FATF, नजीर साहब ने जो पॉइंट्स बोले, मैं जरा उन पर जरूर आपको एक बार अटेंशन ड्रॉ करूंगा। ये फेल और पास का गेम है ही नहीं। FATF is nothing called as fail and pass. FATF is nobody to fail. वो 85%, 90%, 99% कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने बोला कि कोई उस्ताद ने बोल दिया कि फिर से, व्हाट? देयर इज नो उस्ताद। वेयर इज द उस्ताद? इज इट यूएसए? इफ इट इज यूएसए, लेट अस कंटेस्ट इट। आई डोंट थिंक इट इज यूएसए। नया गोल पोस्ट लगा दिया। मुझे लगता है शायद हमें इसके ऊपर जरूर मैच्योरिटी से देखना चाहिए
कि कोई नया सवाल खड़ा कर दिया। आपने जो लास्ट वाला बोला नजीर साहब, मैं चाहूंगा कि आप इस पर जरूर एक बार रिव्यू करें, ध्यान दें। आपने कहा कि सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं कहूंगा सीरियस बिल्कुल मत लीजिए, इस बात को बड़ी रिस्पॉन्सिबली टैकल कीजिए। पाकिस्तान शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि हम कर क्या रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं कि ये मेरे कमेंट्स क्यों हैं। एफएटीएफ ने ऐसी कौन सी नई कंडीशन लगा दी? आपको 26 या 27 पॉइंट दिए थे, आपने 26 पर अमल करना शुरू कर दिया है। जो 27वां है वो शायद एफएटीएफ के मेंबर स्टेट्स को दिख नहीं रहा, और वो क्या है? एंड दैट इज के प्रोसिक्यूशन ऑफ टॉप लीडर्स हु आर डिक्लेयर्ड टेररिस्ट बाय द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। दैट इज द ओनली प्लेस वेयर दे आर एक्सपेक्टिंग कि कुछ रिजल्ट शायद अभी तक नहीं आए, वो आने चाहिए। दैट मीन्स आपकी मनी लॉन्ड्रिंग ऑब्लिक टेरर फाइनेंसिंग रिलेटेड जितनी आपने नकेल लगाई है, लगाम लगाई है, वो शायद अभी तक उन टॉप लीडर्स को अफेक्ट नहीं कर पा रही। सो वो आपको मोटिवेट कर रहा है कि आप इस पर काम करें। कमिंग टू अनदर पॉइंट, ये हमने कई बार देख लिया कि इंडिया इज टारगेटिंग पाकिस्तान ऑन एफएटीएफ। नहीं, कर नहीं सकता सर। क्यों? इसका भी रीजन आप समझिए, और बड़ी जिम्मेदारी से आपके श्रोता को समझ में आना चाहिए। एफएटीएफ किसी एक डिक्टेट पर नहीं चलता। इट इज अ म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट बाय ऑल मेंबर स्टेट्स। कोई एक स्टेट की नहीं सुनी जा रही। एंड बाय द वे, अगर यही चीज अगर हमने आपस में दुश्मनी निकालने वाली बात आ जाती है, तो सिर्फ इंडिया पाकिस्तान को और पाकिस्तान इंडिया को क्यों नहीं टारगेट करेगा? Why in this whole world only those 5-6 countries are declared as black? Why? जब आप बोलते हैं ना वो सीरियस वाला पार्ट, कि सीरियस नहीं ले, हमें सीरियस इसलिए लेना चाहिए क्योंकि हमें ये जिम्मेदारी समझ आती है कि अगर हम ग्रे में रहते हैं तो हमारे लोन्स नहीं आ पाएंगे, लेकिन अगर हम ब्लैक में चले जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, तो हमारे सारे लोन्स और सब तरह की फाइनेंशियल एड्स वर्ल्ड ओवर कट के रुक जाती है। और पाकिस्तान एंड इवन टू द एक्सटेंट इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू बी अवे फ्रॉम द वर्ल्ड इकोनॉमी। आपको अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, सरवाइव करने के लिए वर्ल्ड सपोर्ट जरूरत है, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करेंगे कोई भी चीज तभी तो पैसा आएगा। और अगर एफएटीएफ हमें किसी भी वजह से ब्लैक कर देता है तो ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है, एडवांटेज की बात नहीं है। सीरियस और नॉन सीरियस बात करी जा सकती है, बट मुझे लगता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंसिया इस बात को जिम्मेदारी से लेता है। और अब एक सबसे बड़ी बात बोलता हूं, आपके पार्लियामेंट में शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने क्या कहा कि प्रीवियस गवर्नमेंट्स डिड नॉट कर्ब द टेरर फाइनेंसिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, द रिजल्ट ऑफ विच माय प्रेजेंट गवर्नमेंट इज सफरिंग। देखिए, गलत है या सही है, पॉलिटिकल है या नहीं, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन अगर हमारा सर्विंग मिनिस्टर इस तरह से कह रहा है तो ये एक तरह की अनफॉर्चुनेट एक्नॉलेजमेंट है कि पिछली गवर्नमेंट कर रही थी। आपके एक और बढ़िया एक और साहब हैं, मिनिस्टर साहब अजहर साहब ने क्या कहा, बहुत बढ़िया कहा। उन्होंने कहा लॉस ऑफ 10 बिलियन एनुअली इज व्हाट द पाकिस्तान इज सफरिंग। भाई मैं क्यों सफर करूं? ये 10 बिलियन का जो लॉस है मेरे को पाकिस्तान में इकोनॉमिकली, वो क्यों करूं सफर? अगर सिर्फ दो चीजों पर एक्ट करना है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग। और एफएटीएफ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, आपको शाबाशी दे रहा है, यू शुड टेक लॉट ऑफ प्राइड इन इट, कि भाई 27 पॉइंट थे, हमने 26 पे एक्शन करके दिखा दिया। और 27वें पॉइंट के ऊपर एक्शन अपने आप टाइम पर दिखेगा। और इस चीज को एफएटीएफ एक्नॉलेज कर आपको 6 महीने और दे रहा है। अगर इंडिया ही आपका एंटी होता तो इंडिया शुड बी इंसिस्टिंग कि इस बार ब्लैक हो। फ्रांस को आप ब्लेम कर देते हैं कि इंडिया ने बोला इसलिए फ्रांस कर रहा है, तो फ्रांस की भी कोशिश होती कि हाँ भाई पेरिस में हो रहा है, हमारा इन्फ्लुएंस चलना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, चाइना उनकी सुन रहा है?
चाइना इज ऑल्सो अ मेंबर, ही इज योर बिग ब्रदर, ही इज योर वेल विशर वगैरह वगैरह जो भी कह ले, वेयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन आप मुझे लगता है गलत हो जाएंगे, हम गलत हो जाएंगे एज पाकिस्तान कि इस बात को हम डेलिबरेटली सीरियसली ना लें। हम सीरियसली लें या ना लें, जिम्मेदारी से जरूर लें कि अगर हमारे लिए कुछ बोला गया है कोई बात नहीं, हमने 26 पे एक्शन किया है, 27वां करके दिखाने में क्या प्रॉब्लम है। और जबकि वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन ऑफ टॉप लीडर्स हैज नॉट हैपेंड, भाई ठीक है यार, हमारा अपना जुडिशरी सिस्टम है, उसमें हमने डाला हुआ है, और जब केस पर डिसीजन होगा वो होगा, क्या बड़ी बात है। वी कैन वेट, वी कैन टेक प्राइड इन इट। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कर्नल साहब, और मैं तो यही समझती हूँ कि पाकिस्तान को इन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए और उसमें से निकलना चाहिए, और इसके लिए काम करने की जरूरत है, और दूसरों की, हम दूसरी कंट्रीज की एडवाइस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं शो को वाइंड अप करना चाहूंगी क्योंकि ऑडियो का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अगर आप लोग मुझे परमिशन देंगे तो हम 1-2 दिन में इसका पार्ट 2 करके फिर दोबारा बना लेंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज वो इको बहुत ज्यादा हो रही है और हाँ, वॉइस ठीक नहीं है। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए, और आई होप कि 2-3 दिन के बाद आप लोग फिर मुझे टाइम दे देंगे और हम लोग फिर इस पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू।